आज के वीडियो में केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। पहले वर्ड इक्विलिब्रियम को समझ लेते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है? मान लीजिए मेरा ऑब्जेक्ट है, इस पे इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है और दोनों फोर्स इक्वल हैं, तो हम क्या बोलते हैं? बॉडी इक्विलिब्रियम में है। पर ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। क्यों? क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। ये रिएक्शन भी फॉरवर्ड जा रही है और ये रिएक्शन भी, यहाँ से भी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बन रहे हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं और दोनों इक्वल रेट में बन रहे हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन और कंटिन्यूसली ये हो रहा है, तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है और रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन की। इसमें क्या होता है? हम ये बोलते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of reactants, their multiplication and their concentration is raised to the power of the number of moles। ठीक है। सिमिलरली क्योंकि ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होगी। तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc को कैसे डिफाइन करते हैं? Kf by Kb इज इक्वल्स टू concentration of products raised to their powers and concentration of reactants raised to their powers। ओके। अब यहाँ पे एक बात आती है, अगर मान लीजिए मेरी रिएक्शन में सभी के सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो गैसियस फॉर्म में हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, तो हम वहाँ पे Kp को डिफाइन करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर गैसेस Kp, और उसमें हम पार्शियल प्रेशर की वैल्यूज रखते हैं P। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो PV इक्वल्स टू nRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है। NYV हो गया अपना कंसंट्रेशन, P इज इक्वल्स टू CRT। ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर की जगह, सबके पार्शियल की प्रेशर की जगह आप कंसंट्रेशन और RT रखोगे तो KP इज इक्वल्स टू इस तरीके से आ जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा? KC का टर्म बचेगा और RT टू द पावर डेल्टा N। डेल्टा N क्या हो जाएगा? C प्लस D माइनस A प्लस B। ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म आता है रिएक्शन कोशेंट। ठीक है। अब मान लीजिए मुझे नहीं पता है कि मेरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक पहुंची है कि इक्विलिब्रियम से आगे है कि पीछे है, तो हम रिएक्शन कोशेंट को ऐसे डिफाइन करते हैं। अगर QC की वैल्यू K से कम है, यानी प्रोडक्ट मेरे अभी कम बने हैं जितने इक्विलिब्रियम पे बनने थे उससे कम, तो क्या होगी? मेरी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। इसी तरीके से अगर QC की वैल्यू K से ज़्यादा है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी और QC K के बराबर है, यानी मेरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। अब हम एक ये देख लेते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। गिब्स फ्री एनर्जी अगर डेल्टा G निगेटिव है, यानी तो क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी मेरी घट रही है तो क्या मेरा रिएक्शन यही तो चाहेगा कि इसकी फ्री एनर्जी घटे, इसका मतलब स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन होगी। अगर डेल्टा G पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी और डेल्टा G इक्वल टू 0 है तो इक्विलिब्रियम, यानी कि कोई गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा तो इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है। तो डेल्टा G को 0 रख दोगे, डेल्टा G0 प्लस RT ln K, तो यहाँ पे आ जाएगा K इक्वल टू ई टू द पावर माइनस डेल्टा G0 बाई RT। अब अगेन आपने मान लीजिए डेल्टा G0 निगेटिव है तो क्या होगा? ये ओवरऑल K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। तो K की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 आ गई तो क्या, यानी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी जब घट रही होती है तो अपन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं। ऐसे ही अगर डेल्टा G0 पॉजिटिव होगा तो K की वैल्यू लेस देन 1 आएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। और K की वैल्यू 1 होती है तो इक्विलिब्रियम पे। ठीक है। डेल्टा G0 0 रखते ही K की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब यहाँ पे ली शटेलियर प्रिंसिपल आता है। ली शटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर रिएक्शन, इक्विलिब्रियम रिएक्शन में कोई भी चेंज करोगे, किसी में भी कंसंट्रेशन में, प्रेशर में, वॉल्यूम में, टेम्परेचर में, तो वो चेंज को इस तरीके से रिएक्शन एडजस्ट करने की कोशिश करेगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी कि उस चेंज का इफेक्ट कम हो जाए। मान लीजिए आपने प्रोडक्ट बढ़ा दिया, किसी के C की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, तो अब क्या होगा? Q की वैल्यू बढ़ जाएगी। Q की वैल्यू जब K से ज़्यादा होती है तो क्या होगा? रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में की तरफ मूव करेगी। ऐसे ही अगर आपने मान लो A की वैल्यू बढ़ा दी, किसी रिएक्टेंट की वैल्यू बढ़ा दी, क्या होगा? रिएक्शन मेरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी।
अब मान लो प्रेशर बढ़ा दिया, ये मान लो ये आपका पिस्टन है, इसमें प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो एन बाई वी की वैल्यू ज्यादा होगी, यानी कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, मान लो सी प्लस डी का सम ए प्लस बी के सम से कम है, तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ऐसे मान लो आपने वॉल्यूम बढ़ाया तो एन बाई वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एन बाई वी की वैल्यू कम हो जाएगी तो जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उधर रिएक्शन मूव करेगी। मान लो ए प्लस वी की वैल्यू ज्यादा है सी प्लस डी से, तो रिएक्शन इस तरफ मूव करेगी जब आप वॉल्यूम बढ़ाओगे। अब मेरी मान लो रिएक्शन डेल्टा एच निगेटिव है रिएक्शन के लिए, कोई एग्जांपल ले लो कोई भी, उसके लिए डेल्टा एच अगर रिएक्शन के लिए निगेटिव है, यानी कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जो हीट छोड़ती है, हीट रिलीज करती है। अब इसमें अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो तो एंडोथर्मिक हो रही है, हीट उस ले रहा है वो, तो रिएक्शन की डायरेक्शन किस तरफ होगी, उल्टी डायरेक्शन, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन जहां होगी उस तरफ मूव करेगी, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरीके से हम रिएक्शंस की डायरेक्शन पता करते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपकी मदद करेगा। धन्यवाद।